कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को एक और झटका लगा है। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे संबंधित कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले से ईडी को संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पक्ष में अहम फैसला दिया है। प्राधिकरण ने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति के अनंतिम कुर्की आदेश को बरकरार रखा है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया से जुड़े इस मामले में ईडी ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे। ईडी ने पिछले साल कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें पीएमएलए 2002 के तहत 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया गया था। जांच में कथित तौर पर एजेएल और वाईआई से जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला था। जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया था। यंग इंडियन के पास एजेएल में इक्विटी शेयरों के रूप में कुल 90.21 करोड़ रुपए की अपराध आय होने का पता चला। 26 जून 2014 को दर्ज की गई एक निजी शिकायत के बाद दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी एक अदालती आदेश के आधार पर ईडी की जांच शुरू की गई थी। अदालत ने आरोपों को सही मानते हुए पाया कि आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराध किए। कोर्ट ने यंग इंडिया सहित 7 आरोपी लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एक विशेष प्रयोजन कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की मूल्यवान संपत्तियों को हासिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसकी स्थापना मूल रूप से समाचार पत्र प्रकाशन उद्देश्यों के लिए की गई थी। एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी। कंपनी ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों का उपयोग वाणिज्यिक उद्यमों के लिए करना शुरू कर दिया। आगे की जांच से पता चला कि एजेएल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 90.21 करोड़ रुपए का बड़ा ऋण बकाया था। हालांकि एआईसीसी ने कथित तौर पर लोन को गैर वसूली योग्य माना और इस भुगतान को करने के लिए पर्याप्त धन की कमी के बावजूद इसे 50 लाख रुपए की मामूली राशि के लिए एक नवगठित कंपनी यंग इंडियन को बेच दिया। इसके बाद यंग इंडिया ने लोन के पुनर्भुगतान या एजेएल में इक्विटी शेयर जारी करने की मांग की। एजेएल ने एक असाधारण आम बैठक में अपनी शेयर पूंजी बढ़ाने और यंग इंडिया को 90.21 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का फैसला किया। नतीजतन 1000 से अधिक शेयरधारकों की शेयरधारिता को घटाकर मात्र 1% कर दिया गया, जिससे प्रभावी रूप से एजेएल यंग इंडिया की सहायक कंपनी बन गई और यंग इंडिया को अपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। ईडी ने अपनी जांच से निष्कर्ष निकाला कि इन कदमों ने न केवल एजेएल के शेयरधारकों को बल्कि कांग्रेस पार्टी के दानदाताओं को भी धोखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज यही विषय है चर्चा का भी कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। हमारा जो आज का विशेष है वो यही कि नेशनल हेराल्ड केस में मामले में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा और इस पर चर्चा करने के लिए बातचीत करने के हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नेहा जोशी जी हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बातों को रखने के लिए ज्योति कुमार सिंह जी हैं। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं संविधान के जानकार, कानूनी जानकार डीके दुबे जी। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से ज्योति कुमार सिंह जी हैं। ज्योति जी, चीखना चिल्लाना थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि फैक्ट्स के जरिए लोगों को समझ में आए बातों को, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले यही सवाल कि पीएमएलए कोर्ट ने ईडी ने जो जब्त किए थे 750 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को, उस फैसले को बरकरार रखा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? आपने खुद बताया और अपने ब्रीफिंग में, एंकरिंग के शुरुआत में आपने इस केस के बारे में बताया जी, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत आपने बताया कि ईडी ने ये कार्रवाई की और आज
बताया कि उसको सही ठहराया कोर्ट ने और इतने की संपत्ति जब्त कर ली। आपको ये भी पता है, लोगों को ये भी बताना चाहिए कि इसमें जब एजेंसियों ने कांग्रेस के श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और बाकी लोगों को भी अगर बुलाया तो वो जाकर एजेंसियों को मदद किए, एजेंसियों में जाकर खुद जाकर वहां पर जितनी बातें उन्होंने पूछा, बताया, घंटों घंटा उन्होंने बैठे वहां पर और काफी 6-7 दिन से ज्यादा ही किसी के साथ कुछ और दिनों के साथ। तो सवाल यहाँ ये है कि जब एजेंसी ने शक जाहिर की, अब वो सही है गलत है वो तो जब आएगा, जजमेंट आएगा तब की बात है। हमने कांग्रेस पार्टी पर जब वो बात आई तो हमने तो बताया, लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि आप तो इतने बड़े, जब ये बातें चल रही है कोर्ट में और ये बातें हो रही है तो आप इसको मुद्दा बनाकर आप ये आज बहस कर रहे हैं। हम सवाल करते हैं और 140 करोड़ जनता सवाल करती है कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS, जो एक मान्य, जो सर्वमान्य और इसकी ऑथेंटिसिटी है, वो बताती है कि 55% भ्रष्टाचार बढ़ा है 2019 से 40% आंकड़ा था है इसका जो पहले था, और वो बढ़ा है। और उस पर विपक्ष सवाल करती है कि आप सरकार के लोग हैं, मैं इसलिए पहले कहा था कि एक आप विषयांतर कर रहे हैं, फिर यही दिक्कत है आपके साथ। आप विषयांतर मत कीजिए। आज मुद्दा PMLA कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ED ने जो संपत्ति अटैच की है वो सही है, उस पे रहिए ना। जो भ्रष्टाचार के जरिए जो कमाई की गई कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, उस पे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप फिर CSDS की रिपोर्ट पर चले गए। आप इस पे बताइए कि क्या कांग्रेस ने इन दोनों संस्थानों के जरिए भ्रष्टाचार तरीके से, गलत तरीके से पैसे का अर्जन किया या नहीं किया? आप बताना चाहते हैं कि मैं एंकर हूं दूरदर्शन का, मैं सवाल लेकर आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात नहीं करने दूंगा आपको कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह। जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दो। ज्योति जी, आज कांग्रेस की बात करना चाहते हैं, विशेष हमारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात लोगों को नहीं जानने देना चाहते हैं। ज्योति जी, फिर वही आप बात करें। आज हमारा विषय कुछ और है। आपके हिसाब क्यों नहीं आप आप गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है ज्योति जी, आपके पास जवाब नहीं है। आप विषयांतर कर रहे हैं, आप मुझ पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। नेहा जी, लोगों को जानने देना ठीक है ज्योति जी, ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। अब आप चुप हो जाइए। नेहा जोशी जी, जानबूझकर लोगों को भ्रमित नेहा जोशी जी, ठीक है, किस बात करते हैं, ज्योति जी क्वेश्चन लाते हैं और उस पर केवल आंसर। अरे ज्योति जी, इस तरह की बातें मत किया। जो मैंने आपको पहले ही कहा था, आप मेरे मालिक, आपका सिर्फ हो हंगामा करना मकसद होता है, आप जवाब नहीं दे पाते हैं। नेहा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? PMLA ने, कोर्ट ने आज ही कहा है कि जो संपत्तियां अटैच की गई हैं 750 करोड़ से ऊपर की, वो बिल्कुल सही है, वो जायज है, और कांग्रेस पार्टी ने जो आपराधिक तरीके से पैसे अर्जित किए वो गलत है। धन्यवाद। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता से आपने बहुत सीधा सवाल किया और उनकी प्रतिक्रिया मांग, उन्होंने क्लासिक व्हाटअबाउटरी कांग्रेस स्टाइल में शुरू कर दी। जबकि अगर आप देखें, अगर आप एक ले मैन की तरह इस केस को देखें, 2012 से जो ये केस चल रहा है, तो ये ओपन एंड शट केस है कि कैसे एक परिवार ने कई हजार करोड़ की कंपनी को अक्वायर करके उसके एसेट्स को अपने नाम कराने के लिए पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा प्रपंच रचा। किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी, आप बताइए कि आज कांग्रेस बार बार मंच पर आकर भ्रष्टाचार हटाओ का नारा लगाती है। आप मान सकते हैं कि भारतवर्ष में एक पार्टी किसी प्राइवेट एंटिटी को एक लोन एक्सटेंड कर रही है? क्या उसने अपने डोनर्स को बताया था कि वो ऐसा कर रही है? और इसकी जिस प्राइवेट एंटिटी को वो लोन एक्सटेंड कर रही थी, इसकी ओनरशिप किसके पास जा रही थी? पार्टी के पास नहीं, एक परिवार के पास जा रही थी। तो ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। ये केस जो है वो सब जुडिस है अभी, और आज भी जो फैसला आया है, बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को मिला है कि कैसे कांग्रेस का जो शीर्ष परिवार है, जो इस पार्टी का करता धरता है, चलाता है, आज उनके एसेट्स जो अटैच करने का ऑर्डर दिया गया था, ईडी को कोर्ट ने कहा है कि आप गो अहेड, आप अटैच कर सकते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी उस पर जवाब देने की बजाय इधर उधर की बातें कर रही है। क्लियर विषय आपके सामने, आप इस पर बात कीजिए। बिल्कुल, आप CSDS की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी हैं।
अशोक जी, जिस तरह से ये सारा मामला है, ऐसे में चूंकि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आती हैं, कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि इससे जो कांग्रेस की बची खुची साख है उस पर भी बट्टा लगता आपको नजर आ रहा है? देखिए, जब ये नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ था तो स्वतंत्रता संग्राम में इसकी बड़ी भूमिका थी। चलपति राव जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार इसके एडिटर थे और हजारों स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर बने थे। और स्वतंत्रता के बाद इसको कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र कहकर चलाया गया। लेकिन एक चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि जब इंस्टीट्यूशनल रेट पर जमीन मिलती है, जैसे अखबार चलाने के लिए जमीन मिलती है, तो उस जमीन पर बने हुए भवन का उपयोग केवल उसी काम के लिए ही लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने नेशनल हेराल्ड के लिए कई जगहों पर जमीन जो ली इंस्टीट्यूशनल रेट पर अखबार चलाने के, उसको बंद कर दिए, अखबारों को बंद कर दिया और कमर्शियल रेट पर आपने उसको किराए पर दे दिया, ये सबसे बड़ी अनैतिकता थी। कानूनी पेच की तो बात छोड़िए, आज भी कोई भी अखबार जिन्होंने जमीन सरकार से इंस्टीट्यूशनल रेट पे ली है अखबार चलाने के लिए, वो अगर उस अखबार को बंद करके और उस जगह को किराए पर देंगे मार्केट रेट पर, तो कहीं ना कहीं सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। जब ये इंटरवेंशन की गई तो उसमें ये सब बातें भी आई कि एक और कंपनी बनाकर वो पैसे को इधर किया गया और वो कांग्रेस पार्टी ने उस पैसे का, उस जगह का, उन भवनों का दुरुपयोग किया। तो ये जो अभी जजमेंट आई है, ये जो ऑर्डर आया है कि भाई अगर इसका दुरुपयोग हो रहा था तो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। तो अब ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ये आज उसकी वैधता को ठीक करार दिया गया है। लेकिन ये केस अभी चल रहा है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग जमानत पर बाहर आए हुए हैं। तो अभी तो ये केस चलेगा और अल्टीमेटली कहाँ जाकर रुकेगा तो समय बताएगा। लेकिन आज जो कुछ किया गया है वो इस सारे मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ या जो दुरुपयोग हुआ उसको ये साबित करता है। इसलिए आज प्रॉपर्टी को अटैच करने पर मोहर लगा दी गई। ठीक है, हमारे साथ डी के दुबे जी हैं। दुबे जी, मैं इस कार्यक्रम के जरिए ज्योति जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कम से कम आज के इस फैसले को लेकर उन्होंने पीएमएलए पर निशाना नहीं साधा और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल बातें, विषयांतर कर गए। लेकिन मेरा सवाल दुबे जी आपसे ये है कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक तो आर्थिक तौर पर झटका लगा ही, और खासकर अब पीएमएलए कोर्ट के इस आदेश के बाद से ईडी जब अटैच कर रही है और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जायज है, ऐसे में अब आगे का रुख क्या हो सकता है ईडी की तरफ से भी और बाकी जो पार्टियां उनकी तरफ से भी? देखिए, कानून का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि जो भी एक्शन लिया गया है उस एक्शन को न्यायालय में जाकर चैलेंज करते हैं। हालांकि ये मामला 6 महीने पहले ये प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था और उसके बाद अभी कोर्ट ने उसको कंफर्म किया। लेकिन अटैच प्रॉपर्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रॉपर्टी सरकार के पास चलेगी। अटैच प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब तक केस चल रहा है तब तक आपकी होल्डिंग नहीं रहेगी, होल्डिंग उस पर सरकार की रहेगी और सरकार के कब्जे में रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे विषय को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जी। और वो ये है कि 50 लाख रुपए में व्यक्तिगत किसी के 50 लाख रुपए में पूरी प्रॉपर्टी जो स्वतंत्रता आंदोलन की एक कंपनी थी, वो कंपनी में आप अंदर घुस गए। और कांग्रेस, जिस कांग्रेस को लोग चंदा देते हैं, उसका पैसा 90 करोड़ दिया गया और 90 करोड़ को 50 लाख में बेचा गया और वो 50 लाख में खरीदकर पर्सनल अपने नाम आ गया। पहली बात इसमें जो कानूनी पहलू है वो है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29 में आपको ये अनुमति नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का पैसा कहीं भी व्यवसाय में लगाया जा सके या कहीं इन्वेस्ट किया जा सके, ये अनुमति नहीं। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन को बताना जरूरी होता है? नहीं, अनुमति देखिए ऐसा है कि आप अपने लिए, पार्टी के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पार्टी से मतलब पार्टी के कार्यालय बन रहे हैं, पार्टी के ऑफिस बन रहे हैं, लेकिन आप किसी कंपनी को परचेज नहीं कर सकते या कंपनी के शेयर खरीदने की आपको अनुमति नहीं है। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में ही नहीं है, उसके सेक्शन 29 में इसकी व्यवस्था। यही चैलेंज हुआ था, शुरुआत यहीं से हुई थी केस की। इस सेक्शन 29 का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया किसी को दे कैसे दिया?
अब 90 करोड़ दे दिया जिस कंपनी को, उस कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझते हुए यंग इंडियन एक नई कंपनी बनाई गई, उसको 50 लाख रुपए में वो इक्विटी बेच दी गई। यानी कि 90 करोड़ का सौदा 50 लाख में हुआ। 50 लाख में, बिल्कुल। 50 लाख में जब वो बेच दी गई तो उसने 50 लाख वाली कंपनी ने क्या कहा, उसने एजेएल से कहा कि 90 करोड़ का तुम्हारे ऊपर कर्जा है, मुझे 90 करोड़ दो। एजेएल ने एक मीटिंग करी और मीटिंग करके 9 करोड़ शेयर बना दिए 10 रुपए वाले, और 90 करोड़ के शेयर उनको दे दिए। अब आप सोचिए कि 50 लाख रुपए में 90 करोड़ के शेयर खरीद लिए गए, और 90 करोड़ रुपया भी किसका था, वो कांग्रेस का था, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का नहीं था। और जिस कंपनी में अब घुसा गया है 9 करोड़ शेयर मारकर, वो एजेएल 1937 में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बनी थी। और उनकी जो शेयर धारिता थी दुबे जी, उसको भी घटा के आपने सिर्फ 1% कर दिया। हाँ, बाकी का 1% रह गया। मतलब आप 5,000 करोड़ की संपत्ति, 90 करोड़ में का कर्जा था, 5,000 करोड़ की संपत्ति, उसका वैल्यूएशन मार्केट में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, वो आपने 50 लाख में खरीद ली, और 50 लाख में खरीद कर आप उसके ओनर हो गए। कांग्रेस कहां चली गई, जनता कहां चली गई, मेंबर कहां चले गए, स्वतंत्रता का आंदोलन कहां चला गया? यही सवाल तो ज्योति जी से है कि इतना बड़ा हेरफेर आपने किया, गलत तरीके से पैसे कमाए, और जिसमें रिपोर्ट में तो यह भी आया जांच में कि भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया है। ज्योति कुमार सिंह जी, इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है? ये वही तो है कि आप बताइए। आप सुन लीजिए ना, अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, लखनऊ में। बोलने दीजिए। आपको प्रधानमंत्री ओएसडी नहीं बनाने वाले हैं, विपक्ष के नेताओं को बोलने दीजिए, समझ गए? आप इस तरह की टिप्पणी मत, ऐसी टिप्पणी मत किया कीजिए ज्योति जी। आपके अगेंस्ट हम कंप्लेन भी करेंगे, समझ गए बात को? आपको जो करना है कीजिएगा, लेकिन इस तरह की टिप्पणी आप मत किया कीजिए। दूरदर्शन आपका खरीदा हुआ चैनल है, आप फिर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? अरे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आप बोलने दीजिए। हम आपको बोलने का सबसे पहले तो मैंने आप ही को समय दिया, सबसे पहले मैंने आप ही को वक्त दिया बोलने के लिए। आपके ऐसे पत्रकार को तो कभी बुलाएंगे भी नहीं, जान लीजिएगा। आप फिर वही गलत, समझ गए? आपको सबसे पहले मैंने आपको बोलने का वक्त दिया। अब आप इसका आंसर दीजिए जी। सुन लीजिए आप बात जी, बताइए। आप बात कह रहे हैं, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि जो सरकार की एजेंसियां जो भी आगे बढ़ी इस शंका को लेकर, उस शंका में हमारे नेता आगे बढ़कर उसको मदद की। मैं जब बात कहता हूं, जब इस तरह की बात आप मैं भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार की ही बात कर रहा हूं। सुन लीजिए बात को आप। अमित शाह का बेटा, फिर अमित शाह पे आप चले गए। 300 करोड़ उसका कैसे संपत्ति बढ़ गया? मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूं। बेटा आप बताएं, आप नेशनल हेराल्ड पे बात कीजिए मुझसे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत 500 करोड़ रुपया उनको सीधे इसका सीधा सा मतलब है ज्योति जी कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। एक आखिरी टिप्पणी नेहा जी आपसे चाहूंगा, इनके ऑडियो को आप डाउन कीजिए। नेहा जी, इनके पास वाकई मैंने दूसरे बार भी इनके पास सवाल आया, फिर ये दूसरी चीजों पर चले गए, विषयांतर कर गए, क्या कहना चाहेंगे? असीम जी, आप तो तारीफ कर रहे थे ज्योति जी की कि उन्होंने आज एडजुडिकेटिंग रिपोर्ट थी उसके ऊपर कोई टिप्पणी करी, पर वो तो आप ही पर टिप्पणी कर गए। और ये क्लासिक केस है। आप याद करिए कि 2019 में भी जब हम चुनाव मेरा दिल बड़ा है नेहा जी, मैं इनको माफ किया, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि ये क्लासिक एक मैं कहूंगी, इसे बीमारी कहूं, सिम्टम कहूं, कि चुनाव जैसे जैसे बढ़ता है। 2019 में भी मैंने सेम चीज देखी थी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब नीचे की तरफ जा रहे होते हैं उनका ग्राफ, तो वो जो हमारी मीडिया है उसको ही अटैक करने लगते हैं। जबकि आज जो हम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय था उस दिन हमने उस पर भी खुली चर्चा की थी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर तरीके के जवाब देते हैं। लेकिन आज का जो केस है, और धन्यवाद कि आप एक्सपर्ट्स लेके आए इस पैनल में, जिन्होंने बहुत बारीकी से समझाया कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि एक परिवार ने कई हजारों करोड़ों की संपत्ति, अभी मैं पढ़ रही थी कि 500 करोड़ की एक बिल्डिंग बैंड्रा में मुंबई में है नेशनल हेराल्ड की, जो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार विशेष के नाम कर दी। तो ये बहुत क्लियर है, पब्लिक ये देख रही है कि कैसे ये पार्टी जब पावर में थी तो इन्होंने पूरे भारत में तमाम तरीके के एसेट्स विभिन्न तरीकों से, चाहे कोई फाउंडेशन बनाकर, कोई ट्रस्ट बनाकर अर्जित करी, और आज वो मामले सारे सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार सिंह जी आप अपनी बातों को ठीक से नहीं रख सके, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीके दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक टंडन जी, आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में